तो आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर वन पीस के वर्ल्ड में डेविल फ्रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते कभी। यू ऑल नो कि डेविल फ्रूट्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है पूरे वन पीस के वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास डेविल फ्रूट्स है। बट अभी बिना डेविल फ्रूट से कौन कितना पावरफुल होगा, और क्या अभी भी लूफी मोस्ट पावरफुल बन पाएगा? वेल लेट्स सी। तो स्टोरी वापस से फूशा विलेज में स्टार्ट होती है एंड लूफी अगेन आइडियलाइज करता है शैंक्स को। बट शैंक्स इस बार कोई भी डेविल फ्रूट नहीं लेके आने वाला है लूफी के लिए। बट ही स्टिल नोस कि ये बच्चे में पोटेंशियल है। तो लूफी की बातें ऑफ बिकमिंग द किंग ऑफ पायरेट एंड ऑल, ये सब की वजह से शैंक्स लूफी को थोड़ी बहुत हाकी की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है जब वो साइलेंट पे होता है। जिससे जब बैंडिट्स वहाँ पे अटैक करते हैं शैंक्स के ऊपर, तो लूफी बिना सोचे समझे अपनी हाकी यूज करके उनको नॉकआउट कर देता है। जिससे शैंक्स भी अपना हाथ कभी भी नहीं खोता है इस सिनेरियो में। तो इमेजिन ये बात शैंक्स के पास अपने दोनों आर्म्स है, तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा स्टोरी में आगे आके। बाकी शैंक्स अगेन जाते आते लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट देके जाएगा क्योंकि उसको लूफी का मोटिवेशन टू बिकम अ किंग ऑफ पायरेट अच्छा लगा था। बाकी फिर लूफी 17 की एज तक सेल करने से पहले वही शैंक्स की सिखाई गई टेक्निक्स को पॉलिश करता रहेगा, जिससे जब वो पायरेट बन के सेल करता है वो ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड फिर ये सिनेरियो में वर्वाइडा को बड़े आराम से एक हाकी के पंच से नॉकआउट कर देता है एंड ही सेंड्स हर फ्लाइंग अवे, जिससे वो कोबी को बचा के अपने साथ शेल्स टाउन लेके चले जाता है उसको, जहाँ पे वो जोरो से मिलता है। वेल जोरो में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कभी भी कोई डेविल फ्रूट नहीं था, तो फिर वो अभी भी यहाँ पे बंधा हुआ होगा, जिससे फिर लूफी उसको अपनी हाकी यूज करके उसे मरीन से बचा लेगा। एंड फिर मरीन भी सोचे कि ये बच्चा जो इतना अच्छे से हाकी यूज कर सकता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। बट एनीवेज वापस कोबी को पीट पीट कर वो उसको मरीन में ज्वाइन करवा देता है एंड फिर लूफी और जोरो दोनों ही जाते हैं ऑरेंज टाउन पे। सो नाउ अब आप लोग सोचो कि कोई डेविल फ्रूट कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया है, तो क्या बगी सही में उतना स्ट्रॉन्ग पायरेट होगा पहले जैसे? मेरे को तो नहीं लगता कि बगी को हाकी भी अच्छे से आती होगी। वो हमेशा अपने डेविल फ्रूट के दम पे ही उड़ता था, जिससे उसको फॉलो करने वाले लोग भी बहुत थे। जिससे ये बार बिना अपने डेविल फ्रूट के वो बहुत ज्यादा वीक होगा। वो बस नाइफ और गन लेके लोगों को डरा के लूटेगा ऑरेंज टाउन में। प्लस उसके फॉलोअर्स भी इस बार कम हो गए उसके क्रू में, कॉज ही इज वेरी वीक। जिससे जब लूफी यहाँ पे आता है वो बस एक हाकी की वेस्ट छोड़ता है बस, एंड बगी इज नॉकड आउट। एंड ये देखे कि लूफी को हाकी इतने अच्छे से आती है, नामी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड वो सोचेगी कि क्या मेरे को इसको आर्लोंग के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। तो ये साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। एंड देखो ओरिजिनल स्टोरी में तो पोस्ट टाइम स्किप तक न्यू वर्ल्ड में जाके हाकी इंट्रोड्यूस हुई थी सबको, बट ये बार हाकी काफी ज्यादा फेमस होगी एंड ओनली रिलायबल सोर्स होगी पूरे वर्ल्ड में। तो इस बार सभी हाकी के बारे में पहले से अवेयर हो गए एंड सब ने इसे पहले से ही सीखा होगा। ऐसे नहीं कि वापस से न्यू वर्ल्ड में जाके ही सब इसे सीखेंगे। तो जोरो भी एज अ पायरेट हंटर स्ट्रॉन्ग पायरेट्स को टेक डाउन करने के लिए हाकी सीखा होगा एंड साथ ही सांजी के डैड ने भी बचपन से अपने सारे बच्चों को हाकी स्टार्टिंग से सिखाया होगा। बट आई डोंट थिंक कि उsopp और नामी कभी भी हाकी सीख पाएंगे, उनके पास कभी भी कोई प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं थी। सिर्फ विलेज में आते हैं जहाँ पे कैप्टन कुरो होता है। यहाँ पे लूफी और जोरो दोनों ही हाकी यूजर्स एक साथ कुरो से लड़ेंगे एंड कुरो का कोई चांस ही नहीं बचेगा लूफी और जोरो की हाकी के सामने, जिससे ये लोग आसानी से उसे नॉकआउट कर देते हैं। जिसके बाद इनको मिलती है फिर गोइंग मैरी। वेल मूविंग ऑन टू बराटी आर्क, एंड यहाँ पे लूफी पहुंच के सांजी को देखता है एंड ही विल आस्क हिम टू ज्वाइन हिज क्रू। बट ऑफ कोर्स सांजी ऐसे ही किसी भी क्रू को ज्वाइन थोड़ी ना कर लेगा, वो बार बार मना करता रहता है लूफी को, जिससे लूफी वहाँ पे रुक जाएगा। बट देन डॉन क्रीक्स पायरेट्स अराइव देयर, जिससे लूफी इधर भी अपनी हाकी वेव निकाल के बड़े आराम से डॉन क्रीक्स को हरा देगा। वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करके उसके बुलेट्स को बड़े आराम से डॉज कर लेगा। देखो मैंने बोला था कि सांजी ऑल्सो नोज हाकी, बट यहाँ पे डॉन क्रीक्स पायरेट्स को भी हाकी आती होगी। तो मेरे को नहीं लगता कि सांजी को इतनी भी कोई अच्छी हाकी आती होगी, कॉज वो एज अ शेफ ही रहा इन ऑल दिस टाइम। उसको कभी भी अच्छी प्रैक्टिस मिली नहीं होगी अपनी हाकी को ट्रेन करने के लिए, जिससे लूफी को ही डॉन क्रीक्स पायरेट्स को वापस हराना होगा एंड एंड में वो उन्हें हरा भी देता है। जिसके बाद अब आएगा आर्लोंग पार्क आर्क, एंड यहाँ पे भी अगेन सब कुछ सेम होता है, बस एक डिफरेंस होता है यहाँ पे, वो है कि लूफी अब कोई भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। तो जब ये लोग लूफी को पानी में फेंक देते हैं तो वो बड़े आराम से स्विम करके बाहर भी आ जाता है, नो प्रॉब्लम। और आते ही वो फिर सीधा नॉकआउट कर देता है आर्लोंग को भी, जिससे अब क्रू जाएगी लोक टाउन में। एंड यहाँ पे भी सब कुछ सेम होता है, स्मोकर भी वापस यहाँ पे होता है एंड जोरो अगेन मीट्स क्वीना एंड स्मोकर अगेन यहाँ पे लूफी के पीछे पड़ जाता है। बट देयर इज टू चेंज, पहले तो लूफी के पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है, तो स्मोकर उसको अपने सी प्रिजन वाले वेपन से रोक नहीं पाएगा। एंड सेकंड स्मोकर के खुद के पास भी कोई डेविल फ्रूट नहीं है, तो लूफी उसको वन ऑन वन बैटल में बड़े आराम से अपनी हाकी यूज करके नॉकआउट कर देगा, जिससे बाकी के मरीन ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। प्लस लूफी ने इतने आराम से स्मोकर को हरा दिया है, जिससे अब मरीन लूफी पे नजर गाड़ के रखेंगे अपनी, एंड उसकी बाउंटी भी अब बहुत ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी। देन अगेन ये लूफी का एग्जीक्यूशन वाला सीन कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, एंड साथ ही अब ड्रैगन भी यहाँ पे होगा, बट ड्रैगन भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। लूफी खुद ही खुद को बचा के वहां से निकल जाएगा लोक टाउन से। देन ऑन द वे टू ग्रैंड लाइन क्रू सीधा जाएगी लिटिल गार्डन पे, ना कि एलाबास्टा पे। आई मीन एलाबास्टा आएगा ही नहीं यहाँ पे,
क्योंकि क्रोकोडाइल बस एक नॉर्मल पायलट ही होगा इस सिनेरियो में विथ नॉर्मल हाकी एंड नथिंग मोर, क्योंकि उसका डेविल फ्रूट ही था जो उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था। अगर उसके पास उसकी सैंड वाली एबिलिटीज ना हो तो मेरे को नहीं लगता कि वो 1-on-1 कॉम्बैट में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो एक वॉरलॉर्ड बन पाए। थोड़ी सी हाकी से वो उतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाएगा। उसकी सैंड की एबिलिटी को जब लूफी ने अपने वाटर से काउंटर कर लिया था उसके बाद तो आपने देखा ही होगा कि कितने आराम से लूफी ने उसको नॉकआउट कर दिया था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। सो क्रोकोडाइल थोड़ी सी हाकी सीखेगा जिससे वो स्ट्रॉन्ग तो होगा बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू बिकम अ वॉरलॉर्ड। सो अलाबास्टा में कभी भी सिविल वॉर होगी ही नहीं एंड बीवी भी वहाँ पे प्रिंसेस ही होगी, जिससे ये लोग को लूफी की हेल्प कभी लगेगी नहीं। एंड इसी की वजह से फिर स्ट्रॉ हैट्स एंड बीवी कभी भी मिलते ही नहीं ये स्टोरी में। एंड नॉट जस्ट दैट, बीवी तो अलाबास्टा आर्क में होगी ही नहीं बट साथ ये लोग रॉबिन से भी कभी भी नहीं मिल पाएंगे, यानी कि इनकी क्रू में रॉबिन कभी भी आने नहीं वाली है। सो नेक्स्ट ऑन लिटिल गार्डन वहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स को मिस्टर थ्री से लड़ना ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ नो डेविल फ्रूट ऑफ कोर्स। जिससे यहाँ पे लूफी देखता है कि दो जायंट्स आपस में लड़ रहे हैं एंड ये देख के लूफी जाता है सीधा उनकी लड़ाई को रोकने के लिए, बट बाद में उसको समझता है कि ये लोग कैसे प्राइड के लिए लड़ रहे हैं अपने। एंड ये जायंट्स लोग को भी लूफी का ऑरा काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड उनको समझता है कि ये बच्चा इतना छोटा होकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड साथ ही ये जायंट्स लोग लूफी की हाकी को सेंस भी कर पा रहे होते हैं, जिससे उनको समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिससे अब थोड़े दिनों तक स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे रुकती है। वो लोग जायंट्स से बातें करते हैं और साथ ही साथ में ट्रेन भी करते हैं फॉर 2-3 डेज। जिसके बाद फिर लूफी जायंट्स को बाय बोल के निकल जाता है लिटिल गार्डन से एंड देन ऑन द वे टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन सी के बीच में ही नामी वापस से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी। जिसका मतलब है कि अब नेक्स्ट उनको ड्रम आइलैंड पे रुकना होगा टू क्योर नामी। बट क्या ड्रम आइलैंड अभी भी सेम होगा पहले जैसे? क्योंकि बिना डेविल फ्रूट के चॉपर तो अभी भी एक रेनडियर ही रहेगा एंड वो कभी भी ह्यूमन और रेनडियर का हाइब्रिड बन ही नहीं पाएगा। तो ऑफकोर्स वो कभी भी इस डॉक्टर से मिल नहीं पाएगा एंड ना ही वो कभी भी मेडिसिन के बारे में सीखेगा। तो जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स लैंड करती है ड्रम आइलैंड पे इट्स जस्ट आइलैंड फुल ऑफ स्नो, क्योंकि बिना चॉपर के हिरलक ने कभी भी अपने चेरी ब्लॉसम वाला एक्सपेरिमेंट पूरा ही नहीं कर पाया था एंड ये ऑफकोर्स पास्ट अवे। बट फिर उसके बाद स्ट्रॉ हैट्स नामी की कंडीशन के बारे में इनको समझाती है, जिसे ये लोग इन्हें डॉक्टर कुरेहा के पास भेज देते हैं एंड लूफी अगेन कैरी करके लेके जाता है नामी को डॉक्टर कुरेहा के पास, बट ही वोंट फाइंड चॉपर हियर। एंड इन द मीन टाइम लूफी वॉपल से भी निपट लेता है एंड वॉपल के पास भी कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है, तो लूफी उसको अपने हाकी कोटेड पंच से बड़े आराम से नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद अब क्रू निकल जाएगी ड्रम आइलैंड से एंड ऑफ कोर्स विदाउट ऑनबोर्डिंग द डॉक्टर चॉपर। तो अब लूफी और उसकी क्रू जाएगी जाया आइलैंड पे। यहाँ पे सब कुछ एकदम सेम जाएगा, बस एक ही डिफरेंस होगा विच इज की लूफी ब्लैक बेल्ट से यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो एस ब्लैक बेल्ट के पीछे इसीलिए था क्योंकि उसने इन लोगों को बिट्रे किया था फॉर अ डेविल फ्रूट। उसको ये डेविल फ्रूट चुराना था एंड इसीलिए उसने व्हाइट बेल्ट की क्रू को धोखा दिया था, जिससे एस उसके पीछे लग गया था। बट ये वाले सिनेरियो में तो डेविल फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि अभी तक ब्लैक बेल्ट ने धोखा नहीं दिया होगा व्हाइट बेल्ट को। बट इसका ये मतलब नहीं है कि टीच अच्छा है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। टीच अंदर से अभी भी वैसा ही इविल पर्सनालिटी का ही है, इट्स जस्ट कि अभी तक उसको वो मोटिवेशन मिला नहीं है टू बिट्रे व्हाइट बियर्ड्स क्रू। बाकी अब जब व्हाइट बियर्ड की क्रू की बात इतनी हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट एस। एस के पास भी उसका मेरा नोमी नहीं होगा इन दिस सिनेरियो, यानी कि इसका ये मतलब है कि क्या वो वीक होगा? आई मीन नहीं, क्योंकि एस व्हाइट बेल्ट की क्रू में ही है एंड वो वहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की पावर से नहीं पहुंचा था, वो अपने फाइटिंग स्पिरिट के दम पे व्हाइट बेल्ट की क्रू में घुसा था। सो इन दिस सिनेरियो वो अगेन व्हाइट बेल्ट की क्रू में ही होगा एंड बीइंग इन व्हाइट बेल्ट्स क्रू ऑफ कोर्स एस को तीनों हाकी बहुत अच्छे से आती होगी एंड साथ ही उसके साथ मार्को जैसे लोग भी अपनी हाकी को प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे मेरे को लगता है कि एस हाकी के मामले में लूफी से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे इन दिस सिनेरियो। एस तीनों हाकी को मास्टर कर चुका होगा टिल दिस टाइम, मेकिंग हिम टू स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू लूफी। सो बैक टू आवर मेन क्रू। अभी ये लोग जायलैंड पे से निकल जाते हैं इन देयर वे टू स्काइपिया एंड फिर से ओरिजिनल स्टोरी जैसे ये लोग स्काइपिया आइलैंड पे लैंड करते हैं। बट यहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल है, सब लोग यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं विद नो प्रॉब्लम, क्योंकि एनएल के पास अपना डेविल फ्रूट था ही नहीं। यानी कि अगर उसने ये बार कोशिश भी किया होगा यहाँ के लोग पे रूल करने के लिए, उसकी सारी कोशिश फेल हो गई होगी, क्योंकि एनएल अपने डेविल फ्रूट के बिना कुछ भी नहीं है। वो इसीलिए इतना डेंजरस था क्योंकि उसके पास उसके इलेक्ट्रिसिटी वाली एबिलिटी थी एंड बिना उसके डेविल फ्रूट के तो वहाँ के लोकल्स ने एनएल को पकड़ के कूट दिए होगे एंड उसको स्काइपिया से नीचे फेंक दिए होगे। तो स्ट्रॉ हैट्स बस पीसफुली घूमेंगे स्काई आइलैंड पे ये बार बिना कोई भी टेंशन के एंड ये लोग सिटी ऑफ गोल्ड में भी जाएंगे, जो देख के ये लोग ऑब्वियसली काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फोनोक्लिप्स भी ये लोग देखेंगे बट रॉबिन तो नहीं है, तो फोनोक्लिप्स को पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो जितना हम लूफी को जानते हैं वो बस ऐसे इग्नोर करके निकल जाएगा फोनोक्लिप्स को। जिससे नेक्स्ट आता है लॉन्ग रिंग लॉन्गलैंड आइलैंड। यहाँ पे मेन इवेंट होगा आउकीजी वाली बैटल, क्योंकि बिना अपने डेविल फ्रूट के फॉक्सी डेवी बैक की फाइट्स में होगा ही नहीं, तो ये वाला इवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। मेन चीज होगी आउकीजी और इनका इंटरेक्शन। तो आउकीजी के पास उसकी आइस वाली एबिलिटी नहीं होगी, जिससे वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी, बट ऑफकोर्स वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी एडमायरल थोड़ी ना है वो। अगेन लूफी एंड आउकीजी कम इन द बैटल। आउकीजी के पास भी काफी अधिक पावरफुल हाकी है, वो तीनों हाकी यूज कर सकता है एंड ऑफ कोर्स बिना उसकी आइस एबिलिटी के लूफी इस बार उसको काफी अधिक टक्कर देगा कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी। बट सीइंग लूफीज पोटेंशियल एंड ये जान के कि वो गार्प का ग्रैंडसन है, वो उसको जाने दे देगा विद सम वार्निंग्स कि ज्यादा कुछ कांड मत करते फिरना। जिसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्रू का वाटर 7।
क्योंकि यहाँ पे लोग जाएंगे अपनी शिप को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि स्काई आइलैंड पे आने जाने की वजह से इनकी शिप वापस से खराब हो गई होगी, जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी। तो वाटर 7 पे जाने के बाद गैलेरा शिप राइट्स वाले इनकी शिप को देखते हैं, बट रिपेयर करने के लिए एग्री नहीं करते हैं, बिकॉज इनके पास पैसे ही नहीं रहते। तो अगेन फिर पूरा लूफी वर्सेस उसॉप वाला सीन होता है जैसा ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था, जिससे उसॉप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है इनके गोइंग मैरी को डिस्कार्ड करने का प्लान सुन के। बाकी CP9 के मेंबर्स अभी भी एनएस लॉबी पे ही हो गए, बिकॉज देखो रॉबिन कभी भी क्रोकोडाइल के साथ नहीं थी सिनेरियो में, मतलब वो खुद से ही छुप छुप के रह रही थी, एंड CP9 वाले उसका पीछा कर करके यहाँ पे भी आ जाते हैं। बट क्रेजी बात ये होगी कि स्ट्रॉ हैट्स और रॉबिन ये लोग सेम टाइम पे सेम जगह पे है, बट कभी भी ये लोग एक दूसरे के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, जिससे CP9 वाले रॉबिन को वाटर 7 से एनएस लॉबी पे लेके चले जाते हैं, एंड इन दिस स्टोरी दे एग्जीक्यूट हर सक्सेसफुली। यानी कि ये सिनेरियो में रॉबिन विल डाई एंड स्ट्रॉ हैट्स का एक और मेंबर कम हो जाएगा विदाउट देम इवन रियलाइजिंग इट। खैर स्ट्रॉ हैट्स अभी भी आइसबर्ग की हेल्प करती है, जिससे वो उनको एक न्यू शिप तो गिफ्ट कर देता है। ऑफ कोर्स वो 1000 सन ही नहीं होगी, बट ये न्यू शिप भी काफी ज्यादा अच्छी होगी, बेटर देन गोइंग मैरी। वेल क्या आपने एक और चीज नोटिस किया यहाँ पे? यस, फ्रैंकी भी ये सिनेरियो में हमारी क्रू को ज्वाइन नहीं करने वाला है, क्योंकि क्रू कभी भी एनएस लॉबी पे गई नहीं थी, जिससे ये लोग ने फ्रैंकी के साथ कभी भी वैसा वाला बॉन्ड बनाया नहीं था जिससे वो इनकी क्रू को ज्वाइन कर ले। सो दैट्स वन मोर मेंबर गॉन फ्रॉम आवर क्रू। बट बस फ्रैंकी नहीं, ब्रुक भी कभी भी हमारे क्रू का हिस्सा होने ही नहीं वाला है। बस इतना ही नहीं, बल्कि ब्रुक तो जिंदा भी नहीं होने वाला है इस सिनेरियो में। ब्रुक वॉज ओनली अलाइव ड्यू टू हिज डेविल फ्रूट पावर्स, जो अब ये सिनेरियो में नहीं होने वाला है। ब्रुक कभी भी वापस से जिंदा नहीं होता है, वो अपनी क्रू के साथ ही मर जाता है, जिससे अगेन वन मोर मेंबर गॉन। आपको नहीं लगता कि डेविल फ्रूट्स ना होना हमारी क्रू के लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है? वेल मूविंग स्ट्रेट टू सबॉडी आर्को पहले नाउ, क्योंकि मोरियो भी बिना अपने डेविल फ्रूट के मेरे को नहीं लगता है वॉरलॉर्ड बन पाएगा, कोई चांस ही नहीं उसका यहाँ पे इस चीज का, एंड ना ही फिर ये वाला पूरा आर्क होगा कभी। नाउ अब क्रू सबॉडी पे मिलती है रेली से। यस, ये लोग रेली की हाकी को बहुत दूर से ही सेंस कर लेते हैं और फिर उसके पास ये लोग जाते हैं, और रेली की हाकी तो पूरे आइलैंड पे शॉकवेव भेज रही थी। क्रू तो चुपचाप सोचे थे कि वहां से निकल जाते हैं, बट रेली नोटिस कर लेता है लूफी को और उसकी स्ट्रॉ हैट को, जिससे वो लूफी को और उसकी क्रू को अपने साथ लेके चले जाता है ये वाले बार में, एंड यहाँ से फिर चीजें सेम जाएगी। रेली इनको वही सब सेम चीजें बताएगा कि कैसे वो गोल्डी रॉजर के क्रू का इंपॉर्टेंट मेंबर है एंड एवरीथिंग। प्लस रेली लूफी और उसकी क्रू को सजेस्ट करेगा कि अभी भी तुम्हारी हाकी काफी ज्यादा वीक है एंड यू ऑल शुड ट्रेन फ्रॉम योर ऑन। उनको अभी भी बहुत ट्रेन करना होगा अपनी हाकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वरना आगे आके न्यू वर्ल्ड में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिससे फिर लूफी ऑफ कोर्स एग्री करता है उसके साथ ट्रेन करने के लिए, और फिर उसकी क्रू सबॉडी पे रुक जाती है फॉर मंथ्स टू ट्रेन विद रेली। लूफी ने यहाँ पे कभी भी सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया ही नहीं था, जिससे किदारो उसके पीछे कभी आता ही नहीं है, सो दे कैन स्टे ऑन दिस आइलैंड फॉर एज मच टाइम एज दे वांट। और साथ ही मैंने आपको ब्लैक बेल्ट का भी पूरा सीन बताया था कि कैसे कोई भी डेविल फ्रूट ना होने की वजह से उसने अपनी असलियत कभी दिखाया ही नहीं था, जिससे फिर ना ही एस उसके पीछे जाता है और ना ही फिर एस कभी कैप्चर होता है, जिससे फिर इम्पेल डाउन और मरीन फोर्ट दोनों ही बैटल कभी भी नहीं होती है। एंड फिशमैन आइलैंड भी पहले जैसी आसान होगा इस सिनेरियो में, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो गए यहाँ पे, बट मेन चेंज आएगा पंख हैजार्ड पे। बिकॉज देखो सीजर क्लाउन के पास उसका गैस फ्रूट नहीं होगा, जिससे वो कभी भी पंख हैजार्ड पे वहाँ के पॉइजनस गैस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, एंड फिर पंख हैजार्ड कभी भी रहने लायक बनेगा ही नहीं, जिससे कोई भी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा, वो वैसे ही चेंबर बना रहेगा फुल ऑफ डेडली गैसेज। प्लस लॉ भी जिंदा नहीं होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि लॉ वही व्हाइट स्केल डिजीज से मर जाएगा, क्योंकि इस बार कोई ओपी नहीं होने वाला है उसको क्योर करने के लिए, जिससे लॉ ये सिनेरियो में जिंदा नहीं होगा। बाकी अगर मैं डोफ्लामिंगो की बात करूँ तो ये सिनेरियो में भी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड वो एक वॉरलॉर्ड भी जरूर होगा, बट यही बात आ जाती है कि बिना अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी से इट्स इम्पॉसिबल कि वो ड्रेसरोदा पे कभी कब्जा कर पाए। वो एक स्ट्रांग वॉरलॉर्ड होगा, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो एक कंप्लीट आइलैंड पे कंट्रोल कर पाए, जिससे यस ड्रेसरोदा भी ये सिनेरियो में नहीं होने वाला है। बट मेन चीज पे आते हैं जो है होल केक आइलैंड। वापस से बिग मॉम को अपनी बेटी की शादी करानी होती है सांजी से, जिसके लिए वो सांजी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एंड दूसरे साइड हमारी क्रू भी पंख हैजार्ड पे तो रुक नहीं सकती है, एंड ना ही वो ड्रेसरोदा पे रुकते हैं, तो दे ऑल्सो थॉट ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू वानो कंट्री, ताकि वो लोग वहाँ पे जाके और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। एंड देन ऑन देयर लॉन्ग जर्नी ये लोग का एनकाउंटर हो जाता है बिग मॉम पायरेट्स के साथ, एंड बिग मॉम स्ट्रॉ हैट्स को बोलती है कि वो उन्हें जाने दे देगी अगर वो सांजी को उनके हवाले कर दे, बट ऑफकोर्स हमारी क्रू भी इतना आसानी से थोड़ी ना सांजी को जाने देगी। वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड बिग मॉम बिना अपने सोल फ्रूट के मेरे को नहीं लगता इतना स्ट्रांग होगी। ऑफकोर्स उसकी हाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बट लूफी और जोरो जिन्होंने रेली के साथ ट्रेनिंग किया है ये लोग बड़े आराम से बिग मॉम को मिलकर ओवरवेम कर देंगे। एंड साथ ही काताकोरी क्रैकर एंड ये सब लोग की बात करें तो ये लोग भी बिना अपने डेविल फ्रूट के ज़्यादा ट्रबल कॉज नहीं कर सकते स्ट्रॉ हैट्स को। तो यस स्ट्रॉ हैट्स वानो पे पहुंचने से पहले बिग मॉम पायरेट्स को टेक डाउन कर लेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिर लूफी बिग मॉम को रिप्लेस करके सी का एम्परर भी बन जाता है। बट फिर गोइंग अहेड ऑन वानो, जैसे हमारी क्रू वानो पे लैंड होती है ये लोग देखते हैं कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है, यहाँ के लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एंड साथ ही कंट्री का लीडर ओडन है इस बार, जिसके अंडर पूरी कंट्री एकदम ज़्यादा हैप्पी है। प्लस ये लोग एस से भी मिलते हैं वहाँ पे जो यामाटो से मिलने आया था। बट ये सब कैसे हुआ? लूफी के आने से पहले ही वानो कैसे फ्री हो गया? सो मैं बता दूं इस बार कोई भी डेविल फ्रूट ना होने की वजह से काइदो और ओरोची दोनों ही ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए दिस टाइम, एंड ये लोग ने ओरिजिनल स्टोरी जैसे अटैक करने का ट्राई किया होगा वानो पे, बट ओडन ने इस बार काइदो को सक्सेसफुली टेक डाउन कर लिया होगा, क्योंकि काइदो और ओरोची बिना अपने डेविल फ्रूट के ओडन को ऑफकोर्स नहीं हरा सकते थे।
तो ओडन ने फिर कायदो को तभी हरा के सक्सेसफुली वानो को फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से स्ट्राइड्स कैन नाउ रिलैक्स एंड एस के साथ रियूनाइट होकर लूफी एंड सब लोग वानो को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के कल्चर को लोग एक्सप्लोर करते हैं एंड साथ ही फीस्ट करते हैं। एंड अगर ये बार 4 एम्परर्स की बात करें तो दे आर शैंक्स, ओडन, लूफी एंड एंड में व्हाइट बियर्ड, क्योंकि मरीन फोर्ड की बैटल ना होने की वजह से व्हाइट बियर्ड अभी भी जिंदा होगा। स्टोरी खत्म। होप आपको ये हैप्पी एंडिंग पसंद आई होगी एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना एंड यस अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय।